किस तरीके से प्रेजेंट करना है। देखिए, एक सही चीज़ भी अगर आप गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, गलत समय पे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगी। और अगर कुछ खराब चीज़ को आप ठीक तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो अच्छे तरीके से अप्रूव्ड हो जाती है। हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आओ कुछ नया सीखो कि आज के इस भाग में एक बड़ा ही रोचक विषय मैं लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि है बिजनेस लोन से रिलेटेड। मुझे मेरे बहुत से दर्शकों ने कमेंट किए, मुझे मैसेजेस भेजे कि बिजनेस लोन उनका रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सारे बैंकों में उन्होंने फाइल लगाई, रीज़न क्या है कोई बैंकर बताता नहीं है कि आपने बिजनेस लोन अप्लाई किया। और बिजनेस लोन अप्लाई करने में देखिए आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होती, इसलिए जो सर्विस प्रोवाइडर है या आप खुद ही मल्टीपल बैंक्स में लॉगिन करवा देते हैं। लेकिन हर बैंक आपको लोन दे ये जरूरी नहीं है, या आपका लोन हर जगह से पास हो जाए। अगर एक जगह से दिक्कत आई है या एक जगह से रिजेक्ट हो गया है, तो आपको सजग हो जाना चाहिए और अपना लोन एप्लीकेशन हर बैंक में देने से पहले जरा सोच लेना चाहिए। यानी कि अगर आप मल्टीपल बैंक्स में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस लोन जो है उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी होती है, आपको सिर्फ आपके बिजनेस टर्नओवर के बेसिस पे मिल जाता है। और आजकल तो जो पॉलिसीज हैं वो इतनी फ्लेक्सिबल हो गई हैं कि अगर आपको लोन लेना है तो अधिकतर केसेस में केस हो ही जाते हैं, अनटिल अनलेस कि कुछ कंडीशंस उनकी फॉलो हो रही हों। लेकिन फिर भी 100 में से सिर्फ 22 फाइलें ही अप्रूव्ड होती हैं। अधिकतर अगर मैं अपर साइड मान के चलूं तो 25 फाइलें अप्रूव्ड होती हैं और बाकी की रिजेक्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर उन 75 फाइलों में या 70 फाइलों में ऐसी क्या कमी है जो वो उस पर्टिकुलर बैंक में रिजेक्ट हो जाती है? ये एक बहुत बड़ा विषय है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से बिजनेस लोन की फाइलें रिजेक्ट आप अगर आपकी हुई है तो उसको किस तरीके से ठीक किया जाए और अपना सिविल किस तरीके से बचाया जाए। क्योंकि अगर आप जितनी बार मल्टीपल बैंकों में आप लॉगिन कराते हैं, उतने ही इंक्वायरीज आपकी क्रिएट होती हैं और उतना ही आपका सिविल इम्पैक्ट खराब होता है। किसी भी बिजनेस लोन को देने से पहले कोई भी लैंडर ये जरूर चेक करता है कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, साथ ही कि आपने कितनी मर्तबा बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया है, खास तौर पे लास्ट 3 महीनों में। विषय गंभीर है और रोचक भी, और जानकारी बहुत महत्वपूर्ण, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आखिरी में आपको कंक्लूजन के तौर पे बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपकी फाइल रिजेक्ट हो रही है तो उसको अप्रूव अच्छे तरीके से मैनेज कैसे किया जा सकता है। लेकिन बिजनेस लोन क्या है और इसके क्या पैरामीटर्स हैं, क्यों रिजेक्ट होती हैं फाइलें, ये कुछ सवाल हैं जो हमारे मन में है। तो आइए आज इस वीडियो में जानकारी लेते हैं कि बिजनेस लोन, जो कि एक बहुत ही चर्चित विषय है आज के समय में, अगर कोई बिजनेसमैन लोन लेना चाहता है तो उसके लिए रिजेक्शन के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, उसके पॉजिटिव क्या पॉइंट्स होते हैं, और अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं बिजनेस लोन लेने से पहले तो आप उन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं जिससे आपकी फाइल का अप्रूवल परसेंटेज बढ़ जाए। और ये सब जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने स्लाइड पे, अपनी क्लासरूम में, जहाँ पे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इन बारीकियों को समझाऊंगा। तो आ गए अपनी स्लाइड पे और सबसे पहले हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे कि किस तरीके से हमें बिजनेस लोन की जो फाइल है उसको प्रिपेयर करना है, बिजनेस लोन एक्चुअल में होता क्या है और उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। देखिए, एक सही चीज़ भी अगर आप गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, गलत समय पे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगी। और अगर कुछ खराब चीज़ को आप ठीक तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो अच्छी तरीके से अप्रूव्ड हो जाती है। तो आज के इस विषय में हम अपनी क्लास में यही जानकारी एकत्रित करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड पे। तो सबसे पहले हमारी क्लास में आज की जो विषय है उस पे कंटेंट हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट रहेंगे। और उसमें सबसे पहला आता है कि अनसिक्योर बिजनेस लोन का नेचर क्या है, वाई 80% रिजेक्शन। मैंने बोला था आपको, मैं तो उसका ज़्यादा बता दी, लेकिन एक्चुअल में ये 80% रिजेक्ट होता है एक बैंक में अगर आपकी फाइल जा रही है। आप एक पर्टिकुलर बैंक का मान के चलिए, मल्टीपल लोग लगाते हैं तो उसमें कुछ संभावनाएं होती है कि आपने 5 जगह लगाई तो 2 जगह से हो गई या 1 जगह से हो गई। लेकिन एक बैंक में 20% फाइलें ही अप्रूव होती हैं, 80% रिजेक्ट हो जाती हैं। जर्नल मिस्टेक्स क्या होती हैं और आपको उनसे कैसे बचना चाहिए, इस वीडियो में ये सारी जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और अंत में आपको सुझाव भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी फाइल को अच्छे अप्रूवल रेट पे लेके आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये गलतियां समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये आपको मिस्टेक्स और कंडीशंस नहीं पता होंगी तब तक आप कंक्लूजन पे जंप अप मत करिएगा। तो यहाँ पे हम यूबीएल के नेचर के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में इसकी प्रकृति क्या है, यानी यूबीएल यानी कि अनसिक्योर बिजनेस लोन, इसकी प्रकृति क्या है। देखिए, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो जाननी है कि आपको बिजनेस लोन
क्यों चाहिए होता है बिजनेस लोन? चाहिए होता है अगर आपको परचेजिंग करनी है अपने स्टॉक के लिए, इफ यू रिक्वायर फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल, अगर आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है स्ट्रिक्टली फॉर द बिजनेस, तो आपको ये चाहिए होता है। इफ रिक्वायर्ड जनरल बिजनेस एक्सपेंशन, अगर आपको बिजनेस एक्सपेंशन करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए फंड चाहिए तो बिजनेस लोन मिलता है। और फॉर परचेजिंग मशीनरी फॉर एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ ट्रेड, अब आपको मशीनरी तो खरीदनी है लेकिन आपको नए बिजनेस के लिए, किसी और बिजनेस के लिए खरीदनी है, आपके 3 बिजनेस हैं लेकिन आप लोन ले रहे हैं ए बिजनेस में और आपको मशीनरी परचेज करनी है बी बिजनेस के लिए, तो लोन रिजेक्ट हो जाता है। ये कुछ खास बातें हैं जो जाननी बहुत जरूरी होती हैं बिजनेस लोन लेने से पहले। अब जान लेते हैं, ये तो हो गया कि बिजनेस लोन है क्या। अब क्या बिजनेस लोन नहीं होता वो यहाँ है। सबसे पहले व्हाट इज नॉट अनसिक्योर बिजनेस लोन। जी हाँ, सबसे पहले इफ रिक्वायर्ड टू परचेज अदर देन बिजनेस स्टॉक आइटम, अगर आपको कुछ सामान खरीदना है लेकिन वो स्टॉक आइटम के अलावा है और आपकी बता देते हैं कि नहीं मुझे स्टॉक नहीं खरीदना, मुझे तो बिजनेस में किसी XYZ रीजन से चाहिए लेकिन स्टॉक परचेज नहीं करना, कुछ बिजनेस में नहीं लगाना, तो आपका केस रिजेक्ट होता है, वो बिजनेस लोन में नहीं आता। इफ रिक्वायर्ड टू क्लियर द ड्यूज ऑफ बिजनेस, अगर आपको अपने जो डेटर्स हैं या जो क्रेडिटर्स हैं इनको मैनेज करने के लिए पेमेंट चाहिए, तो आपको बिजनेस लोन नहीं मिलता। जी, आपके जो लेनदार हैं जिनको आपने पैसा देना है, आपके वो इतने खड़े हो गए हैं कि आपको उसके लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, तो मतलब आप ऑपरेटिव लॉस में है, तो आपको लोन नहीं मिलता। इफ रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस सेटअप, आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल में है लेकिन आप चाहते हैं कि आप एक नया बिजनेस दवाइयों का खोलें, तो उसके लिए आपको लोन मिल जाए, तो लोन नहीं मिलता। इफ रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग अदर देन करंट लाइन ऑफ बिजनेस, अगर आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, आपको घर बनाना है लेकिन आप बिजनेस लोन ले रहे हैं और बिजनेस लोन लेके घर बनवाना चाहते हैं, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है। आप सिर्फ बिजनेस से ही रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड ही बिजनेस के आप लोन ले सकते हैं। और जब ये पर्सनल डिस्कशन होता है, पीडी होती है, तो ये पूछा जाता है कि आपका एंड यूज क्या है, उस पैसे को आप कैसे खर्च करेंगे। हालांकि वो मॉनिटर नहीं होता लेकिन पूछा जाता है, और अगर आपने इन सवालों में से किसी का भी आपने एक जवाब दे दिया कि हाँ जी मुझे तो पैसा इन मदों में खर्च करना है, तो आपका बिजनेस लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको इन मदों में पैसा नहीं लगाना है, सिर्फ बिजनेस लोन इन पॉइंट्स पे ही मिलता है। नेक्स्ट, वाई 80% रिजेक्शंस। देखिए 80% फाइलें रिजेक्ट होती हैं, सिर्फ 20% ही फाइलें हमारी अप्रूव्ड होती हैं। उनके रीजंस क्या है? उनके कुछ चुनिंदा रीजंस हैं जो मैं शॉर्टलिस्ट करके लाया हूँ। वैसे तो आप कुछ भी बैंकर्स को अगर सस्पिशियस लगता है या उनके टर्म्स एंड पॉलिसी में नहीं आता, तो वो भी रिजेक्शन का एक पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो सरसरी तौर पे हम लोग कुछ पॉइंट्स लेके आए हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है सिबिल का, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके मेन सिबिल स्कोर में आपका सिबिल स्कोर अगर 680 से, वैसे बैंक की पॉलिसी है कि 680 प्लस होना चाहिए, राइट, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आपका 730 से स्कोर प्लस है तो ही आपको एक अच्छा बिजनेस लोन मिल पाता है। अब अगर आपका 800 प्लस है तो कि बहुत कम लोगों का है, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा डीपीडी स्टेटस, यानी कि डिले पेमेंट, जो आपके डेज होते हैं उसका स्टेटस क्या है। आपका कोई लोन पुराना चल रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा है, अगर वो आपके सिविल में शो हो रहा है तो उसका स्टेटस क्या है, कितने दिन वो बाउंस डीपीडी में रहा, डिले पेमेंट में रहा। अगर वो 900 प्लस में रहा है, यानी कि 900 दिन से ज़्यादा की डीपीडी है, तो आपके सिविल में वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है और बैंक आपको लोन नहीं देता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो एक अलग क्लास में समझेंगे। ओवरड्यू, ओवरड्यू यानी कि आपने पुराना कोई लोन लिया था लेकिन उसमें अभी तक कुछ बकाया रह गया जो सिबिल में है, दिख रहा है, और चाहे वो 5,000 से हो या फिर वो 2 लाख का हो, वो ओवरड्यू तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर आपका कोई ओवरड्यू है तो बैंक आपको लोन देने से मना भी कर सकता है। और क्वारीज, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था, अगर आपकी लास्ट 90 डेज में 90 डेज में अगर आपकी 15 से ज़्यादा क्वारीज हैं तो आपको लोन नहीं मिलता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। 90 दिन में 15 से ज़्यादा क्वारीज मतलब लोन नहीं मिल रहा। तो अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों कह रहा था कि अपनी क्वारीज ज़्यादा मत बढ़ाइए। अगर एक जगह रिजेक्ट हो गया तो रुक जाइए। आपके पास, आपको पता लग जाता है कि कोई आपका जो एसोसिएट है या कोई आपका सर्विस प्रोवाइडर है, वो लोन अगर आपका अप्लाई करवा रहा है तो आपके पास एसएमएस भी आता है। तो आप रुक जाइए या उसे क्लियरली रिटर्न में इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि मेरी फाइल और कहीं लॉगिन नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है आपका जीएसटी। ये
सिविल हमने कर लिया। जीएसटी का पॉइंट आता है हमारा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मस्ट बी प्रेजेंट एंड एक्टिव ऑफ बिजनेस। मस्ट बी प्रेजेंट यानी कि आपका एक एक्टिव जीएसटी होना चाहिए। अब यहाँ पे दो चीजें आप देख रहे हैं, एट प्रेजेंट आपका जीएसटी होना चाहिए, नॉन जीएसटी को बिजनेस लोन नहीं मिलता, और एक्टिव होना चाहिए, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो नॉन एक्टिव दिख रहा है, जीएसटी सर्टिफिकेट तो है लेकिन वो नॉन एक्टिव है, आप भर ही नहीं रहे जीएसटी, तो वो उस पर भी आपको बिजनेस लोन नहीं मिलता। तो जीएसटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीएसटी को अपना दुरुस्त रखिए, भरते रहिए, चाहे नील की भर रहे हैं लेकिन भर रहे हैं। लेकिन कुछ जगह कुछ एनबीएफसी हैं, देखिए ऐसा है कि बैंक में नील की जीएसटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि आप जीएसटी भर ही नहीं रहे, लेकिन कुछ एनबीएफसी ऐसी हैं जो नील की जीएसटी पे भी कंसिडर कर लेती हैं, लेकिन रेट उनका थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन जीएसटी रेगुलर फाइलिंग जरूरी है और एक्टिव जीएसटी आपका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है आपका विंटेज। विंटेज यानी कि आपकी बिजनेस का कितना समय आपने बिजनेस को करते हुए हो गया है। मिनिमम 3 इयर्स होने चाहिए आपके। कुछ एनबीएफसी हैं जो 1 साल का मिनिमम बिजनेस विंटेज मानती हैं। अब ये बिजनेस विंटेज मतलब आपके जो बिजनेस को कितना समय हो गया, वो 3 साल है या और मिनिमम 1 साल है, कैसे होगा, ये आपका जीएसटी से होगा। जीएसटी का जो सर्टिफिकेट है वो, या फिर आपका एमएसएमई उद्यम जो है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, इन्हीं दोनों से होता है। या फिर अगर आपको कोई और जीएसटी, अब जीएसटी तो है ही है मैंडेट, तो जीएसटी सर्टिफिकेट तो चाहिए ही होगा। एमएसएमई उद्यम आपका होना चाहिए, ये भी एक मैंडेट प्रोसेस है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई लेबर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वाला नहीं, जिसपे लेबर ऑफिसर की जो स्टैंप होती है बाकायदा वो हुई, तो वो मान्य होगा। तो यहाँ पे विंटेज भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओवर लीवरेज, इस वजह से भी केस बहुत रिजेक्ट होते हैं। अब अगर आपके पास एक्सेसिव ईएमआई है, ईएमआई एक्सेसिव मतलब कि आपकी 1 लाख रुपए महीने की, आपकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, 1 लाख मंथली, है ना, लेकिन आपका जो ऑलरेडी ईएमआई जा रहा है वो 70,000 रुपए महीने का ऑलरेडी जा रहा है मंथली, राइट, ये आपका 70,000 रुपए मंथली जा रहा है, तो आपके पास कितना बच रहा है, 30,000 रुपए। तो आप ओवर लीवरेज हैं, क्योंकि बैंक कहता है कि मैं आपको लोन दे सकता हूं आपकी जो मंथली इनकम है उसका 65%, यानी कि 65,000, आप ऑलरेडी 70,000 रुपए दे रहे हैं, तो ये रिजेक्शन का पॉइंट हो सकता है। हाँ, यहाँ पे अगर आप कोई और अगर एक्स्ट्रा इनकम प्रूव कर देते हैं अपनी लाइन ऑफ बिजनेस की, तो उस पर बात बन सकती है। तो ये 4 रीजन है आपके केस के रिजेक्शन के, सिविल, जीएसटी, विंटेज और ओवर लीवरेज, इन्हीं में आपकी फाइल अधिकतर रिजेक्ट हो जाती है। इसके अलावा अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो है जर्नल मिस्टेक, जो हम गलतियां करते हैं अपने बिजनेस लोन की फाइल को जब बनाते हैं, विच मिस्टेक कॉमनली अपीयर्स। तो सबसे पहली मिस्टेक हमारी क्या आती है, नॉन टारगेटेड लॉगिन, व्हेन लॉगिन विदाउट एनी लेंडर्स टारगेट ऑप्शन। इसका मतलब ये होता है कि आपको पता है कि आपकी टर्नओवर जो है वो 40 लाख से नीचे है, 40 लैक्स से नीचे है आपकी, राइट, या फिर आपका बिजनेस जो विंटेज है वो लेस देन 3 इयर्स है, राइट। अब कुछ 1 साल वाले भी होते हैं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ अभी। अब आपका ये दो कंडीशन है, आपको पता है कि आपकी टर्नओवर या 44AD में फाइल करते हैं। 44AD मतलब कि आपकी टर्नओवर 40 लाख या 25 लाख से नीचे है और आपको बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसी कंडीशन में बैंक्स आपको फंड नहीं करते। अब इसमें आपको एनबीएफसी जाना पड़ेगा, ठीक है, आपको एनबीएफसी ही फंड करेगा। अब एनबीएफसी में तो आपने फाइल लगाई नहीं, आपने लगा दी सिर्फ बैंक्स में, आपने 6 बैंक सेलेक्ट करे और 6 बैंकों में अपनी फाइल दे दी। अब ये 6 के 6 बैंक आपकी फाइल को रिजेक्ट कर देंगे। अब आपकी फाइल 6 जगह से रिजेक्ट हो गई, 6 जगह सिविल में क्वारी खड़ी हो गई, 6 जगह से रिजेक्शन हो गया आपका, और आपका सिविल स्कोर भी यहाँ से इम्पैक्ट हो गया। 3 चीजें हो गई। अब आपने नॉन टारगेटेड किया। अगर आप शुरू से ही ये पता होता कि सर 40 लाख से नीचे की टर्नओवर है और 3 साल से कम का विंटेज है, तो मुझे एनबीएफसी जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो बिजनेस करते हुए 2 साल हो गए हैं, बिजनेस करते हुए 2 साल हो गए हैं, तो मुझे बैंक तो कोई देगा नहीं, मुझे एनबीएफसी देगा, तो एनबीएफसी में ही जाना था। लेकिन आप चले गए कहाँ, आप चले गए बैंक में, तो यहाँ पे आपकी फाइल रिजेक्ट होगी। चेक बाउंस अंडर द बिजनेस ट्रांजैक्शन, द इनवर्ट चेक बाउंस। अब इनवर्ट चेक बाउंस कैसे होते हैं, अब देखिए यहाँ पे इनवर्ट चेक का क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपके मोर देन 3, यानी कि 3 से ज्यादा के आपके इनवर्ड और आउटवर्ड चेक बाउंस हैं, यानी कि 3 इनवर्ड इनवर्ड और 3 आउटवर्ड चेक अगर आपके बाउंस हैं,
तो यहाँ पे आपका केस रिजेक्ट किया जा सकता है। अब इसकी परिभाषा कैसे होगी? इनवर्ट चेक कौन से होते हैं? इनवर्ट चेक होते हैं वो जो आप दूसरी पार्टीज को अपने चेक काटते देते हैं। मेरा एचडीएफसी का अकाउंट है, मैंने अपनी पार्टीज को चेक दिया मेरा अकाउंट से कि वो चेक भुनाने और अपने पैसे ले लें, वो इनवर्ट मेरे अकाउंट में आ रहा है तो इनवर्ट हो गया। एक होता है कि मुझे किसी पार्टी ने दिया है चेक अपना XYZ बैंक का, जो मुझे अपने पास अपने बैंक में डालना है और पैसे लेने हैं, वो होता है आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब किसी दूसरी पार्टी का चेक। इनवर्ट मतलब मेरे खाते में जो मेरा चेक लग रहा है, जो मैंने किसी अपने सप्लायर को दिया होगा, अगर वो बाउंस हो रहा है इनवर्ट चेक में, तो वो बहुत सीरियस इशू है। मतलब आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए आपके अकाउंट से वो बाउंस हो रहा है। ये महीने में 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और ना ही आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब आप ऐसी पार्टी से डील करते हैं जहाँ पैसा ही नहीं आ रहा वहां से, तो कल को आपकी ईएमआई भी हिट हो सकती है कि आपके पास पैसा ही नहीं आया, आपके आपके जो बिजनेस लाइन के जितने भी आपके जो सप्लायर्स हैं वो आपको पेमेंट ही नहीं दे रहे हैं। जो आपके खरीदार हैं वो आपको पेमेंट ही नहीं दे रहे हैं, तो आपकी ईएमआई भी नहीं टाइम पे आ पाएगी। एज काइंड ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन। एक होता है पुअर एंड नेगेटिव बिजनेस प्रोफाइल। अब कुछ बैंकों ने ट्रांसपोर्ट डिवीजन जो है, जो ट्रांसपोर्ट है, उसको बिजनेस लोन में नेगेटिव डाल रखा है। कुछ ने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को जो है नेगेटिव में डाल रखा है। कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, माफ कीजिएगा ये राइटिंग थोड़ा सा दवाइयों वाली है, तो आप थोड़ा सा इसे इग्नोर करें। तो जो ये कुछ ऐसे लाइन ऑफ बिजनेस होते हैं जिन्हें बैंक्स ने नेगेटिव बिजनेस में डाला हुआ है। अब ये नेगेटिव बिजनेस लाइन कैसे होती है? जिस लाइन ऑफ बिजनेस में बैंक फंड करते हैं, अगर उससे मैक्सिमम डिफॉल्ट आने शुरू हो जाए तो वो बिजनेस लाइन नेगेटिव बन जाती है। बैंक ने 100 लोगों को लोन दिया, 100 ट्रांसपोर्टरों को लोन दिया, जिसमें से 40 की ईएमआई डिले आ रही है या फिर आ ही नहीं रही, या फिर वो एनपीए सबसे ज्यादा उस फील्ड में से आ रहे हैं, तो बैंक उनको नेगेटिव प्रोफाइल कह के और लोन देना बंद कर सकता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनकी बिजनेस जो है वो नेगेटिव प्रोफाइल है, वो नेगेटिव नहीं है। बैंक की जो डिफॉल्ट रेशियो है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन, उनके जैसे ट्रांसपोर्टर्स, उनके जैसे अगर आप मान के चलिए कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स या फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, उनकी पेमेंट बिल जो है वो बाउंस ज्यादा हो रही है, इसलिए उसने नेगेटिव बिजनेस में उन्हें डाल रखा है। और चौथा पॉइंट आता है हाउ टू प्रिवेंट, बचे कैसे। ये सब तो ठीक है, खाइयां तो बहुत देख ली, अब हमें बचना कैसे है खाई में गिरने से, वो इस सेगमेंट में हम लोग सर्च करते हैं। तो गिरने से बचने के लिए कुछ पॉइंट्स हमने निकाले हैं। सबसे पहला है अवॉइड रश टू टेक, यानी कि सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी लोन को लेने के लिए जल्दबाजी ना करें, भागे नहीं। यहाँ भी अप्लाई, वहां भी अप्लाई, 10 जगह आपने अप्लाई कर दिया, लोन चाहिए सबसे पहले, जल्दी लोन चाहिए, नहीं। पहले एक जगह अप्लाई करें, वहां से देखें कि रिजेक्ट क्यों हुआ, रीजन क्या है, उसकी पूरी मालूमात करें कि एक्चुअल में उसका रीजन क्या रहा था। वो जो उसकी रिजेक्शन रीजन की तह है वहां तक जाने की कोशिश करिए, और अपने लैंडर को बोलिए कि जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है कि आप एक ही जगह रखें। सर्च करिए कि आपका प्रोफाइल बैंक के लायक है या एनबीएफसी के लायक है। जो मैंने पॉइंट्स बताए, जो वीडियो के स्टार्टिंग में बीच में मैंने जो कुछ पॉइंट बताए हैं, उसको ध्यान रखिए और देखिए कि आपकी फाइल किस पॉइंट पे जा सकती है। तो अवॉइड रश टू टेक, बैंक्स जनरली सी योर रिसेंट एक्टिविटी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, एक्टिविटी है टू सर्च लोन हाई सर्च इज वेरी नेगेटिव। अगर आपका वो बैंक सर्च कर रहा है कि बहुत सारी क्वारीज हैं, तो वो आपको प्रोफाइली नेगेटिव समझ सकता है कि भाई इन्हें इतना डेस्परेटली फंड चाहिए, मतलब कि ये फंड इकट्ठे करके हो सकता है डिफॉल्ट कर जाए। तो यहाँ पे इस चीज से बचना है। मेंटेन डेट एंड क्रेडिट, अपने जो डेटर्स और क्रेडिटर्स है उनका थोड़ा सा रेशो संभाल के रखें। अगर आपके डेटर्स ज्यादा है या क्रेडिटर्स ज्यादा है, मतलब कि मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ, मार्केट में कुछ लोगों से आपको बिजनेस में पैसा लेना होता है और कुछ को पैसा देना होता है। अब अगर यहाँ पे रेशो बिगड़ जाए, रेशो कैसे बिगड़ता है यहाँ पे, देखिए डेटर्स और क्रेडिटर्स का एक छोटा सा एक रेशो मैं समझा देता हूँ कि डेटर्स और क्रेडिटर्स वैसे ही होते हैं जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें एक पॉइंट होता है कि किन से आपने पैसा लेना है और एक एक मद है जिनको आपने पैसा देना है। अब आप जिनसे रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, जिनसे आप अपने प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं आगे बेचने के लिए, उनको आप पेमेंट करते हैं, और जिन्हें आपने अपना सामान दिया है उनसे आप पेमेंट लेते हैं। ये एक निश्चित क्रम में 1:3, 1:1 ऐसे होना चाहिए। लेकिन ये जहाँ पे ऐसा हो जाता है कि आपने जिनसे पेमेंट जिनको करनी है, यानी कि जिनसे आपने माल खरीदा है, रॉ मटेरियल लिया है, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जिनसे पैसा लेना है, जिनको आपने प्रोडक्ट सेल किए हैं, वो बहुत कम है। दैट मीन्स समथिंग इनबैलेंस इन योर बिजनेस।
ऐसा ही अगर आपको जिनसे पैसा लेना है वो बहुत ज़्यादा मार्क खड़े हुए हैं आपके बैलेंस शीट में, लेकिन जिनको आपने पैसा देना है वो है नहीं, वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव क्या है कि जो पैसा जिनसे आपको लेना है वो मार्केट में इतने ज़्यादा हैं कि वो बैड डेब्ट में जा सकते हैं। यानी कि अगर इनकी पेमेंट 120 डेज़ या 365 डेज़ से ज़्यादा हो गई, 180 डेज़ से ज़्यादा या 365 डेज़ से ज़्यादा हो गई तो बैड डेब्ट, यानी कि वो पैसा आएगा ही नहीं। अब आपके पास 100 ऐसे लोग हैं जिनसे आपने पैसा लेना है, भाई वो दे ही नहीं रहे हैं। 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, वो आपके खातों में खड़े हुए हैं। सेटलमेंट कैसे हुए? दैट इज़ अ नेगेटिव लाइन ऑफ बिज़नेस। तो बैंकर्स ये देते हैं कि आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स के रेशियो क्या है और उसमें बैड डेटर्स कितने हैं, बैड क्रेडिटर्स कितने हैं जिनसे आपने 100 दिन से 180 दिन से ज़्यादा की पेमेंट्स खड़ी हुई हैं। उसको ध्यान में रखिए। तीसरा पॉइंट होता है ऑल इन राइटिंग। देखिए, और हर चीज़ को ना राइटिंग में रखना शुरू करिए, चाहे वो आपका बिल हो, है ना? आपके बिल्स हो गए, आपके कॉन्ट्रैक्ट हो गए, है ना? कॉन्ट्रैक्ट को भी आप अपने जो है, कुछ लोग हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हैं जी, कॉपी नहीं है मेरे पास, है ना? यूपी में कुछ एक ऐसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को मैंने देखा है जो प्रहरी की साइट पे जाके मिल जाएगा लेकिन उनके पास कॉपी नहीं होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी रखें, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो ये एवरीथिंग, जो भी आप आईटीआर है, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, इनको राइटिंग में अपने पास रखें जिससे आपको प्रूफ करने में आसानी हो। आप कुछ ऐसे मैं मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स को जानता हूँ जो रेंट पे जिनकी यूनिट चल रही है लेकिन उनके पास रेंट एग्रीमेंट ही नहीं है, उन्होंने रिन्यू ही नहीं कराया, विच इज़ रॉन्ग। तो ये आप ध्यान रखें कि एवरीथिंग शुड बी इन द राइटिंग ऑफ योर बिजनेस। चेक बिफोर अप्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी लोन अप्लाई करने से पहले चेक करें कि आप उस लैंडर्स की डिटेल क्या है, वो कितने रेट पे दे रहा है, कितने टाइम के लिए दे रहा है, उसकी पॉलिसीज क्या है, आप उनकी पॉलिसीज में फिट बैठते भी हैं या सिर्फ अप्लाई करते जा रहे हैं और अपना सिविल खराब कर रहे हैं। तो ये सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, चेक बिफोर अप्लाई। और चूज वाइजली, ध्यान से चुने। आपको पैसा चाहिए ये बिल्कुल ना दिखाएं, सोच समझ के चुने। आपको अप्रूवल आ गया आज 5 लाख का, आपने अप्लाई किया था 25 लाख के लिए लेकिन 5 लाख का अप्रूवल आया, तुरंत उसको भाग के मत पकड़िए, लपकिए मत। थोड़ा सोचिए कि क्या ये 5 लाख लेने के बाद आपकी जरूरत फुलफिल होगी। आपने 5 लाख तो ले लिया लेकिन आपको चाहिए मिनिमम 10 लाख था, आप क्या करेंगे? अब दूसरे लेंडर्स ने नहीं दिया तो आपकी तो डिसबर्समेंट खड़ी हो गई ना। तो आप 5 लाख लेने से पहले सोच लें कि ये 5 लाख भी लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं। तो थोड़ा सा ठहरें, सोचें और फिर आगे बढ़ें कि किस रेट पे आपको मिल रहा है, किस तरीके से है। तो ये कुछ डिटेल है जो बेसिक्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओह, थैंक यू आ गया। तो देखा आपने, ये थे वो कुछ खास पॉइंट जिनको मैं समझाना चाहता था। मैं एक मोटे मोटे तौर पे आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। वैसे तो इसके डीप डाइव करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकारी ली जा सकती है, लेकिन यहाँ पे डीप डाइव हमने करी है जो मेन फैक्टर्स हैं। इसके बहुत बारीकी से फैक्टर्स करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, 1.5 घंटे की क्लास हो जाती। लेकिन अब शायद इस वीडियो से आपको एक ऊपरी तौर पे समझ में आ जाएगा कि जो मेन खास बातें ध्यान रखनी पड़ने वाली, कि अगर आप बिजनेस लोन अप्लाई कर रहे हैं तो किस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और किन किन चीज़ों को आपने बचना है, और आपके बिजनेस लाइन के लिए क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं है, इसको सोचने के लिए थोड़ा ठहराव लेके एक बार ज़रूर अपना उस पे मंथन कीजिएगा कि लोन लेने से पहले क्या वो आपके लिए फिजिबल है या नहीं है। आशा करता हूँ कि ये विषय आपको जानकारी वर्धक लगा होगा, अच्छा पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और इसे शेयर कर दीजिए ताकि ये लोगों तक अधिक से अधिक पहुँच सके, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको सारी वीडियो समय पे मिलती रहे। तो इसी तरीके की रोचक जानकारी के साथ मैं अगली वीडियो में फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।